हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की पढ़ाइयाँ कैसी चल रही है? आज संडे है और हम लोग मिलते हैं अपने एक न्यू सेशन में। तो पिछले सेशन में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे। उपनिवेशवाद को 3 चरणों में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। उसके बारे में क्रमिकता से उस निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे और हम बोले थे कि संवैधानिक विकास और प्रशासनिक ढांचा के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। संवैधानिक विकास और जो प्रशासनिक ढांचा है ब्रिटिश काल में, वो मुख्यतः दो फेज में हम लोग देखते हैं। और 1783 से 1861 और 1861 से 1935 तक। लेकिन जो 1892 से 1935 तक है, ये मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो 1761 से 73 से 1861 के बीच का टॉपिक है, ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 1773, 1781, 1784, 1793, 1813, 33, 53, 58, 61, इन सब के अधिनियम सब कंपनी का अधिनियम है इसमें, और आगे वाले ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और क्या था इनको, ये मुख्यतः भारत में कानून बनाते थे। भारत में कानून मुख्यतः दो प्रकार से बनते थे। एक तो बनता था ब्रिटिश संसद के द्वारा, और भारत में गवर्नर जनरल एवं परिषद के द्वारा, प्लस प्रांतीय गवर्नर के भी। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये आया कि इसके आने से पहले हम लोग एक बार पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। तब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखेंगे। 1772 में बंगाल पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन की शुरुआत की। अब तक ब्रिटिश सरकार एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक दृष्टिकोण से संबंधों का संचालन हो रहा था। अब जो कंपनी थी, राजनीतिक शक्ति तो बन ही गई थी, और संबंधों को पुनर्भाषित करने की मांग की जा रही थी। बंगाल पर नियंत्रण के पश्चात कंपनी के अधिकारी अधिक पैसे लेकर ब्रिटेन जा रहे थे। ब्रिटिश समाज में विभिन्न कारणों से इसका विरोध हो रहा था और कंपनी को नियंत्रित करने की मांग की जा रही थी, जैसे उद्योगपति, अन्य व्यापारिक समूह, ब्रिटिश बुद्धिजीवी इत्यादियों के द्वारा। कंपनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। कंपनी खूब पैसा कमा रहे थे तथा संकट के बावजूद कंपनी के शेयर होल्डरों को लाभांश देने की घोषणा की गई थी। पैसा भी भारत से कमाते थे। भारत का जो हम लोग धन का दोहन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़े थे, यहीं से था। इसी पृष्ठभूमि में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से पैसे की मांग की तथा इसी बात को लेकर ब्रिटेन में वाद विवाद हुआ और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। प्रावधान देखते हैं 1773 का। कंपनी के डायरेक्टर भारतीय प्रशासन एवं वित्त से संबंधित पत्राचार एवं रिकॉर्ड ब्रिटिश वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री के समय समय पर प्रस्तुत करेंगे। भारत में व्यापार नियुक्तियों पर एकाधिकार होना कंपनियों का। भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल का एक गवर्नर और 4 पार्षद यानी 5 लोगों की सदस्य समिति बनाई गई। यह परिषद बहुमत के अधिकार पर निर्णय लेगा। प्रमुख थे इसमें गवर्नर जनरल। इसका एक अलग से बहुमत होता था जिसको हम लोग निर्णायक मत कहते थे, जो कि होता था गवर्नर जनरल का। सह परिषद गवर्नर जनरल के कुछ मामलों में बॉम्बे एवं मद्रास के अधीक्षण का अधिकार दिया गया था। कंपनी के अधिकारी उपहार एवं रिश्वत नहीं लेंगे, और कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान ओनली कोलकाता में। 1774 में उच्चतम न्यायालय का जो गठन हुआ तो उसके प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारत पर शासन करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद पारित पहला अधिनियम।
अब हम लोग देखते हैं अपने एक न्यू टॉपिक में। इसमें 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम है। इसमें कुछ एक बातों को लेकर संशोधन किया गया था। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों पर होगा और निर्णय के दौरान ब्रिटिश कानूनों के साथ साथ स्थानीय परंपराओं को भी ध्यान में रखा गया। गवर्नर जनरल परिषदों के द्वारा पारित रेगुलेशंस उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर एक्ट निकला था। इसकी भी पृष्ठभूमि देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में प्रावधान देखेंगे। 1773 का अधिनियम से ब्रिटिश का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ और न ही भारत सरकार प्रभावी तरीके से काम कर पा रही थी तथा भ्रष्टाचार भी जारी था। अंततः नए अधिनियम की मांग की जा रही थी। ब्रिटिश उद्योगपति, अन्य व्यापारिक समूह, बुद्धिजीवियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाए जा रहे थे। कंपनी अभी भी आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध से कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंची। कंपनी की ओर से पैसे की आवश्यकता थी। 1783 में अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो चुका था और अंग्रेजों का एक लाभदायक उपनिवेश था। ये जो 1783 का जो अमेरिका आज़ाद हुआ था, इसके पीछे अमेरिकी क्रांति के क्या प्रभाव थे, ब्रिटिश ने अमेरिका पे कैसे जाके कब्जा किया, कैसे उपनिवेश बनाया, वहाँ पे कैसे 13 कॉलोनियों की स्थापना की, अमेरिकी क्रांति का क्या महत्व है, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण रहे थे, ये जब पढ़ा जाएगा जब हम लोग विश्व इतिहास के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बस कॉन्टेस्ट लिया गया था कि क्या था। जो भी हम लोग इसका अध्ययन है, हम लोग विश्व इतिहास जब देखेंगे तब अमेरिकी क्रांति, फ्रांस क्रांति, जर्मनी इटली के एकीकरण, नाजीवाद, फांसीवाद, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध के बारे में हम लोग वहाँ पे विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटेन में 6 सदस्य वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें 2 सदस्य ब्रिटिश वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री भी थे और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। बोर्ड के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों को निर्देश दिया जाएगा और उसके अनुसार भारतीय शासन का संचालन किया जाएगा। भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए एक गवर्नर जनरल एवं 3 सदस्य होंगे। 1 + 3 = 4 सदस्य होंगे। ये बहुमत के आधार पर कार्य करेगी। बॉम्बे, मद्रास को युद्ध, कूटनीति, राजस्व के मामले में गवर्नर जनरल के परिषद के अधीन किया गया। स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान किया गया कि भारत में साम्राज्य विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य नहीं है। व्यापार एवं नियुक्तियों पर एकाधिकार बना रहा कंपनी का। भारत में शासन के लिए 1784 का जो पिट्स इंडिया अधिनियम था, जो प्रावधान किए गए, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 1898 तक चलते रहे। उसके बाद से कुछ अधिनियम आते रहे, चार्टर एक्ट आते रहे। देखते हैं उसके बारे में क्या क्या और एडिशनल बातें को इसमें ऐड किया गया था। 1786 का अधिनियम कॉर्नवालिस को विशेष अधिकारों को देने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया। कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति का पद भी दिया गया तथा गवर्नर जनरल के परिषद की सलाह पर नज़रअंदाज करने का अधिकार दिया गया। जो कॉर्नवालिस था, जब भारत आया तो 1786 से 93 के बीच इसका कार्यकाल था। लेकिन यही लॉर्ड कॉर्नवालिस, अमेरिकी जो क्रांति थी, अमेरिकी क्रांति में इसकी बुरी तरह से पराजय हुई थी, लेकिन उसी सीख के साथ इसने भारत पे शासन करना शुरू किया जब इसको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में देखते हैं। कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। सभी गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो परिषद की सलाह को नज़रअंदाज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को वेतन भारत से दिया जाने लगा। इन्हें प्रत्यक्ष धन का दोहन है भारतीय आर्थिक के दृष्टिकोण से। 1813 का चार्टर एक्ट
20 वर्षों के लिए चार्टर को पुनः बढ़ाया गया। इसके साथ पहली बार स्पष्ट शब्दों में प्रावधान किया गया कि भारत में क्राउन की स्थिति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब राजनीतिक काम ही करेगी, व्यापारिक नहीं। अपवाद कहने का मतलब कि दो चीज़ को छोड़कर चाय और चीन से व्यापार ही केवल कंपनी कर सकती थी, बाकी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शेयर होल्डरों को भारतीय राजस्व से लाभांश दिया जाने का प्रावधान किया गया। सरकार से अनुमति मिलने के पश्चात ईसाई मिशनरी या धर्म का प्रचार कर सकते हैं। भारत में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान के विकास के प्रति वर्ष 1 लाख रुपया व्यय किया जाएगा। अब लोग देखते हैं हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट। 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो चार्टर एक्ट पुनः बढ़ाया गया। भारत में कंपनी की भूमि के क्राउन के न्यास यानी ट्रस्टी, जैसा होता है कि मैं अपने जगह उसको भेज रहा हूँ, यानी मैं ना आके मैं जिसको भेजूँगा या जिसको अपॉइंट करूँ उसको ट्रस्टी या केयर टेकर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग के रूप में भी। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। चाय, चीनी भी समाप्त कर दिए गए, ओनली राजनीति काम ही करेंगे। कंपनी के समस्त लोन यानी ऋण एवं शेयर होल्डरों को लाभांश राजस्व से दिए जाने के प्रावधान किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी मद्देनज़र देखते हुए तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक भारत में जनरल था, गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएगा और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। इसलिए बोल जाता फैक्ट नहीं, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए तो फैक्ट अपने आप याद हो जाते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि विशेषज्ञ के सदस्य के रूप में उसको शामिल किया गया। तदर्थ मतलब स्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य होता है। इसका मतलब भारत में आधुनिक कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किया गया, मैकाले की अध्यक्षता में। प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार लेकर गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य से स्लेवरी यानी दासता की गुलामी को समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया। भारत में इसके लिए 1843 में कानून बना। ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करेगी। 1853 का चार्टर एक्ट। भारत में कंपनी का शासन तब तक रहेगा जब तक ब्रिटिश संसद की इच्छा रहेगी। अब कंपनी क्राउन के न्यासी के रूप में ही कार्य करती रहेगी। गवर्नर जनरल परिषद में एक और स्थायी सदस्य को शामिल किया गया, लेकिन जिसमें से अब हुए 5 सदस्य। कानून निर्माण के लिए 6 अतिरिक्त सदस्य को केंद्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। ये सभी सरकारी सदस्य थे। नोट: भारत में यहीं से संसद की शुरुआत मानी जाती है, जब गवर्नर जनरल के द्वारा केंद्रीय स्तर पर मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। नियुक्तियों को लेकर कंपनी के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया। नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही होगी। मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसी के साथ सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। भारतीय कानून के मुद्दे पर ब्रिटेन में विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में बेहतर शासन के लिए 1858 का अधिनियम। ब्रिटेन में परिवर्तन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सचिव नामक पद का गठन किया गया। इसे भारत के मंत्री भी कहते थे, कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था। 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन। ये एक सलाहकारी संस्था थी। इसमें 8 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा। भारतीय शासन के संदर्भ में कंपनी के डायरेक्टरों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। भारत में भारतीय प्रशासनिक ढांचे में इस अधिनियम से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय मतलब क्राउन का प्रतिनिधि। भारत में शासन का संचालन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के निर्देश अनुसार क्राउन के नाम पर किया जाने लगा।
तो इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 62 में गवर्नर जनरल थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत के पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हम लोग एक अपने अलग सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।